हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपनी इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय राज्य। देखिए, मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि हम भारत के तटीय राज्य में अगली कक्षा में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में हम आज विस्तार रूप से भारत के तटीय राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि वे कितनी कितनी तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं भारत के तटीय राज्य। देखिए, वैसे मैंने आपको बता दिया था जो भारत के तटीय राज्य हैं वे कौन कौन से हैं। एक तो गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, मतलब गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक, चेन्नई, उड़ीसा भी एक तटीय राज्य है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये जो हैं भारत के तटीय राज्य हैं और ये इनके जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि भारत की सीमा, शुल्क वसूली और वित्तीय आधार प्राप्त क्षेत्र वही है समीपस्थ मंडल में। ठीक है, समीपस्थ मंडल में है। ठीक है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक। ठीक है, और क्षेत्रीय सागर से दूर आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है 12 समुद्री मील तक। ठीक है, ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है तो भैया वो 12 समुद्री मील तक मापी जाती है। तो कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंद महासागर सूचक नाम था। ठीक है, क्या था उसका? वैसे रत्नाकर। क्या था? रत्नाकर। रत्नाकर उसका नाम था। ठीक है, फिर आते हैं तटीय अपर्दन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है लहरों की। समझ लो, लहरों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई तट से। ठीक है, भारत का अगर तुम औसत समुद्र तल नापोगे तो सिर्फ चेन्नई तट से इसे माप सकते हो। ठीक है, फिर आता है भैया चोरावाड़ी ग्लेशियर्स के पिघलने के परिणाम स्वरूप जिस झील का निर्माण हुआ वो है गांधी सरोवर। क्या है? गांधी सरोवर झील है। ठीक है, फिर आता है स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को कहा जाता है क्या भैया? आंतरिक जल उन्हें कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के तट, अब हम पढ़ते हैं भारत के तट। ठीक है, भारत के तट। देखिए, भारत के तटीय मैदान को भू आकृति के आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। इनका जो भैया 3 भागों में इनका वर्गीकरण किया है। नंबर 1, गुजरात का काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, देख लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए, जो गुजरात का काठियावाड़ जो तटीय मैदान है वो गुजरात एवं दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप तटीय भागों में विस्तृत है। ठीक है, ये आपको हमने बता दिया। अब हम दो चीज़ रहेगी ना, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। आइए हम इनके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, यह है भारत का पश्चिमी तट। भारत का पश्चिमी तट को अगर हम देखते हैं तो भैया भारत का पश्चिमी तट जो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। समझ लो नहीं, भारत का पश्चिमी तट है वो पश्चिमी घाट, ठीक, और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान। ठीक है, और इसका विभाजन देखिए, विभाजन 3 भागों में इन्होंने कर दिया भैया। फिर भी इन्हें 3 भागों में विभाजित कर दिया। किसे? भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में और विभाजित कर दिया। उत्तरी भाग, ठीक है, मध्य भाग, ठीक है, और दक्षिणी भाग। ठीक है, दक्षिणी भाग। फिर आता है हमारे पास कोंकण तट। उत्तरी भाग में आता है कोंकण तट जो मुंबई से गोवा तक है। फिर आता है मध्य भाग में कर्नाटक तट तथा कनारा तट, यह आता है गोवा से मंगलुरु के मध्य। ठीक है, और आता फिर मालाबार तट। मालाबार तट जो है वो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता है भारत के पूर्वी तट। मैंने आपको बता दिया पश्चिमी तट, अब भारत के पूर्वी तट को हम देख लेते हैं। भारत का जो पूर्वी तट है इसका निर्माण देखिए, निर्माण जो है महानदी, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनका निर्माण जो होता है नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान। ठीक है, ये जो हमारा भारत का पूर्वी तट है वो महानदी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं से द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है। ठीक है, और फिर आता उत्तरी सरकार तट। यह महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच का मैदानी भाग क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट कहलाता है। ठीक है, कोरोमंडल तट या आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कामोरिन कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, और हम आपको पढ़ा देते हैं और यहाँ से 100% पैड में क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक, तो आइए इसे हम पढ़ लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जो है कि एक के मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, एक कांडला, ठीक है, जो गुजरात में है। ठीक है, फिर आता है मुर्मुगांव, ये है गोवा में। फिर आता है जवाहरलाल नेहरू, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर आता है जंजीरा, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर आता है उडुपी, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, फिर आता है कोचीन, ये केरल में स्थित है।
और फिर आता है न्यू मंगलोर, ये है कर्नाटक में स्थित है। यही ये प्रमुख बंदरगाह, इसमें से एक आपसे पूछ लिया जाएगा। ये बहुत मुश्किल से हमने खोज के ये बनाया है, तो आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, और इससे हो सके तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। देखिए विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आता है हमारे पास हल्दिया, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। फिर आता है पारादीप, ये उड़ीसा में है। फिर एन्नोर और न्यू तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये भी भारत के पूर्वी तट के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप याद कर लीजिए। आइए अब हम पढ़ते हैं द्वीप समूह के बाद। देखिए अब आते हैं हम द्वीप समूह पर। द्वीप समूह, भारत की द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के द्वीप, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए अंडमान द्वीप समूह, देखिए अंडमान द्वीप समूह के बारे में हम पढ़ते हैं। सर्वोच्च शिखर जो है इसका वो है सेडल पीक, 732 मीटर। ये डायरेक्टली पूछ लेता कि भाई जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सेडल पीक, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, फिर आता है द्वीपों की संख्या लगभग 550। ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन कि भाई अंडमान द्वीप समूह पर द्वीपों की संख्या कितनी है, तो हमें कितनी बतानी है, 550। फिर आता है उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, तो उत्पत्ति हम आपको बता देते हैं। देखिए तृतीयक पर्वत श्रेणी, ठीक है, अराकान योमा के विस्तार से इसका ये उत्पत्ति हुई है। इसकी विशेषता क्या है कि भाई ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैलें आदि यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ लिया, अब आता है बेरन द्वीप। ठीक है, बेरन द्वीप के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बेरन द्वीप स्थित, देखिए ये पोर्ट विलियर से 135 किलो उत्तर पूर्व अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा, बेरन द्वीप। ठीक है, दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, कौन सी भैया, नारकोडम द्वीप पर, ये जो है बेरन द्वीप पे सिर्फ दक्षिण एशिया का एक एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप पे पाई जाती है। ठीक, फिर आता है नाराकोडम द्वीप, यह है अंडमान सागर से में स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह, देखिए इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है माउंट थुलियर, ये 642 मीटर है। द्वीपों की संख्या इसमें 22, लगभग कितनी है, 22 है। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं चैनलों के बारे में। हमारे पास 10 डिग्री चैनल। देखिए विशेषता क्या है भी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वीपों को अलग करता है क्या, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, स्थित देखिए आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के निकट ये स्थित है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब आता है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है, देखिए आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के निकट, ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है, और ये भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भैया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा द्वीप पे स्थित है। ठीक है, और ठीक है, हमने पढ़ लिया है कि भैया भारत का जो उपग्रह जो प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन, वो अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप पे है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि भाई पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। इसका श्रीहरिकोटा द्वीप है वो क्या करता है भैया, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं महत्वपूर्ण जल संधियाँ, स्ट्रेट चैनल आदि। देखिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जल संधियाँ, देखिए नाम 8 डिग्री चैनल जो है भैया वो मिनिकॉय भारत व मालदीव के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व अंडमान निकोबार के मध्य स्थित है। और डंकन पास ये लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य स्थित है। और कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। ये याद कर लेना है आपको। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आता है हमारे पास ये पाक स्ट्रेट जो है वो तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। और मन्नार की खाड़ी वो तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए विश्व की सबसे बड़े और दुर्बल, ठीक है, बृहत्काय रावर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है बांडूर समुद्री जैव मंडलीय, ठीक है, प्रक्षित क्षेत्र। ठीक है, फिर आता कोको द्वीप जो है म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित कोको चैनल। ठीक है, कोको द्वीप और म्यांमार व उत्तरी अंडमान के बीच जो स्थित है वो क्या है, कोको चैनल है। और भौगोलिक रूप से, ठीक है, ग्रेट निकोबार से सबसे निकट इंडोनेशियाई द्वीप वह भैया सुमत्रा द्वीप। ठीक है, सुमत्रा द्वीप, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है।
ये तीनों आपको याद कर लेने चाहिए, ठीक है। और भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इंडोनेशिया द्वीप जो है वो है सुमित्रा द्वीप। चलिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरब सागर के द्वीप समूह, देखिए अब अरब सागर के हम द्वीप समूह देख लेते हैं। अरब सागर के द्वीप समूह देखिए अवस्थित, ये जो स्थित हैं वो केरल के मालाबार तट के समीप है। इनका पूर्ण नाम जो है वो है लाकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप, ठीक है। वर्तमान नाम जो है लक्षद्वीप है। वर्ष कब बदला गया था? 1973 से इसका नाम क्या हो गया? लक्षद्वीप कर दिया गया। विस्तार क्षेत्र जो है इनका कहाँ है? अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर जो भैया ये स्थित है। क्षेत्रफल जो है इनका 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीपों की संख्या 36 है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक, अलग करता है। फिर आता है मिनिकॉय लक्षद्वीप दूसरा सबसे बड़ा लक्षद्वीप है, ठीक है। और भैया फिर आता है कवरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है। कवरत्ती द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये कवरत्ती द्वीप पर अलग द्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी वहाँ पे ये स्थित है। फिर आता है एंडरोट, लक्षद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप एंडरोट है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम महाराष्ट्र के स्थित द्वीप, महाराष्ट्र में स्थित द्वीप देख लेते हैं। देखिए फिर एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर ये स्थित है, ठीक है। फिर आता है सालासेट द्वीप। सालासेट द्वीप जो है पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई एवं ठाणे नगर इसी इस द्वीप पर स्थित है, ठीक है। पर जो हमारा सालासेट द्वीप है वह पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई एवं ठाणे नगर जो है इसी द्वीप पर स्थित है, सालासेट द्वीप पर, ठीक है। और ये जो एलिफेंटा द्वीप देखिए मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि भाई वह द्वीप बताएं जो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है, तो कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा द्वीप है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं भैया अपतटीय द्वीपों की स्थिति। अपतटीय द्वीपों की स्थिति हम देख लेते हैं। गंगा के डेल्टा प्रदेश भारत के पूर्वी पश्चिमी तट मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए पिमर द्वीप, एक तो पिमर द्वीप है जो खंबात की खाड़ी में स्थित है। फिर एक भैंसला द्वीप जो काठियावाड़ तट पे स्थित है। फिर आता है भैया दीप वेदा नोरा, ठीक है, पिरतन कुरुन्नभार, ये जो है कच्चे तट पे हैं। फिर आता है भैया खड़ियावेट तथा अलियावेट, ठीक है, ये नर्मदा ताप्ती के मुहाने में निकट स्थित हैं, ठीक है। फिर आता है बुचर, करजा, क्रॉस, ये मुंबई के तट निकट हैं, ठीक है। आता है भटकल, ठीक है, पिजनकॉक, सेंट मेरी ये कहाँ भैया? ये मंगलोर तट पे स्थित हैं। फिर आता है न्यूमूर एवं गंगा सागर, ये गंगा के डेल्टा में ये स्थित हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित भाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित भाग हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। देखिए दिल्ली उप क्षेत्र के तहत, हरियाणा जो है उप क्षेत्र के तहत है, उत्तर प्रदेश भी उप क्षेत्र के तहत है, राजस्थान भी उप क्षेत्र के तहत है। देखिए हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, ठीक है, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, ठीक है, जिंद, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पल्लव, भिवानी, ठीक है, महेंद्रगढ़ एवं करनाल जिले हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फर, शामली एवं बागपत जिले, ठीक है। राजस्थान में अलवर, ठीक है, भगतपुर जिले, ठीक है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित भाग हैं, समझ रहे हो आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड। हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीकरण कार्यकाली के अनुसार, ठीक है। देखिए एक तो राजस्थान है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ठीक है। ये 5 बड़े राज्य हैं, ठीक है। पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ठीक है। ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का फैला हुआ है, ठीक है। ये 3,08,252, ठीक है। और महाराष्ट्र जो है वो 3,07,713, उत्तर प्रदेश ये 2,00,000, ठीक है, 40,928, और भाई गुजरात जो है 1,96,244 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। आपको क्रम पूछ सकता है एकदम, ठीक है, आपको बता देना, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है और एक क्या है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश जो है
किन किन से सीमा बनाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पैट के लिए जब के उत्तर प्रदेश की बात आती है। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए एक तो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, ये कितने 8 राज्य हैं। ठीक है, ये 8 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश यूपी से मतलब क्या करते हैं, सीमा यूपी की सीमा स्पर्श करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 राज्य हैं। ठीक है, देखिए गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 5 राज्य हैं। ठीक है, 5 मध्य प्रदेश को करते हैं। ठीक है, और 5 किसे करते हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यों को स्पर्श करते हैं अन्य राज्य। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, अब आते हैं तेलंगाना के। ठीक है, तेलंगाना देखिए, तेलंगाना छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सीमा साझेदार राज्य हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और कर्नाटक राज्य, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, केरल, तमिलनाडु। ठीक, और ये सीमा साझेदार राज्य हैं। ठीक है, कर्नाटक के ये सीमा साझेदार राज्य हैं, जो पूछे जाते हैं वही हमने राज्य उठाए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं केरल के। केरल से देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सीमा साझेदार राज्य हैं। और ये माहे क्षेत्र जो पांडुचेरी का है, देखिए 2 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ठीक है, 2 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जो केरल से सीमा राज्य बनाते हैं। और तमिलनाडु केरल है, कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, ये सीमा साझेदार राज्य हैं। ठीक है, 1 2 3 आंध्र प्रदेश जो हैं, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पांडुचेरी का कराईकल क्षेत्र जो है, देखिए केरल से कौन सा बनाता है, माहे क्षेत्र। और ये डायरेक्टली पूछे, बिल्कुल ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन गया आपको, अगर आप दिख गया हो आपको, लेकिन हमने देख लिया। देखिए केरल ये पूछेगा डायरेक्टली कि भाई केरल से पांडुचेरी का कौन सा क्षेत्र सीमा बनाता है, माहे क्षेत्र। अब फिर पूछेगा भाई तमिलनाडु से पांडुचेरी का कौन सा क्षेत्र सीमा बनाता है, तो वही कौन सा है वो, कराईकल क्षेत्र। ठीक है, 3 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु से सीमा बनाते हैं, और भैया 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश केरल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पंजाब। ठीक है, पंजाब के भी देख लेते हैं। पंजाब से देखिए राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सीमा बनाते हैं। ठीक है, याद रखना है। फिर अब हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए छत्तीसगढ़ से देखिए, अब छत्तीसगढ़ से जो है, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सीमा साझेदार राज्य हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 साझेदार राज्य हैं। देखिए हमारी यूपी के बाद, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पास से कितने, छत्तीसगढ़ ही कितने, तो 7 बना रहा है, और हमारा यूपी 8 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, और हम आने वाली वीडियो में छत्तीसगढ़ के बारे में संपूर्ण रूप से और चर्चा करेंगे। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।